वेलकम है गाइस आपका असली अखाड़ा पॉडकास्ट के एक और नए एपिसोड में। और ये है सुपरस्टार स्पॉटलाइट का एपिसोड नंबर 12। और आज बात करने वाले हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई ग्रैंड स्लैम चैंपियन एंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रोफेशनल रेसलर्स ऑफ ऑल टाइम एजे स्टाइल्स के बारे में। आपको पता ही है, पिछले अगर हम एक दो साल उठा के देख लें तो एजे स्टाइल्स की बुकिंग किस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई में हुई है, कंसिडरिंग उनका प्रोफेशनल रेसलिंग का पूरा बैकग्राउंड कैसा है। डब्ल्यूडब्ल्यूई में आने से पहले टीएनए की भी अगर बात करें, जापान की भी बात करें, और डब्ल्यूडब्ल्यूई में आने के बाद भी ऑब्वियसली वो ग्रैंड स्लैम चैंपियन हैं। अभी सिचुएशन एजे स्टाइल्स को लेके बहुत ही ज्यादा अटपटी है, कुछ क्लैरिटी नहीं है चीजों को लेकर। और आज ये एपिसोड सिर्फ एजे स्टाइल्स के लिए और उनके फैंस के लिए है। अगर आप एजे स्टाइल्स के बारे में केयर करते हो भाई, तो ये 15-20 मिनट का एपिसोड आपके लिए बहुत क्रिस्प होने वाला है, जहां पे उनकी इंजरी सिचुएशन के साथ साथ क्या उस बड़े फाइनल रन की तरफ भी एजे स्टाइल्स जा रहे हैं जो कि उनके फैंस देखना चाहते हैं। सबसे पहले तो आयुष, इससे पहले कि हम किसी भी बड़ी बड़ी बातों में एजे स्टाइल्स की उन चीज़ों के ऊपर आए जो कि फैंस देखना चाहते हैं ऑन टेलीविजन, उनकी सिचुएशन क्या है उसके बारे में ही कोई क्लैरिटी नहीं है। मतलब इस चीज़ को आई थिंक पहले ही एड्रेस करना इसलिए सही है, क्योंकि आगे जो अपने एपिसोड का बेस बना रहे हैं उससे पहले ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि उनकी इंजरी सिचुएशन क्या है। क्योंकि जितना मैंने देखा है, सुना है, पढ़ा है, पहले ऐसा लगा कि भाई ये तो सिर्फ एक टेलीविजन पर एक एंगल था, शायद डब्ल्यूडब्ल्यू उनके फेयरवेल टूर जॉन सीना के जैसे उनका चलने वाला फाइनल रन उसके लिए पुश करे। लेकिन अब ट्विटर पर देख के एजे स्टाइल्स की बातों को सुन के तो ऐसा लग रहा है कि शायद एक रियल लाइफ सिचुएशन हुई है उनके साथ। बिल्कुल। और एजे स्टाइल्स एक ऐसा बंदा है जो कि फिन बैलर वाले कैटेगरी में अभी फंसा हुआ है। हमने फिन बैलर के बारे में बहुत पैशनेटली बात करी थी कि कहाँ हम उनको देखना चाहते हैं, और एजे स्टाइल्स इज़ नॉट डिफरेंट। और मैं बोलूँगा कि वो कह रहे हैं कि लिस फ्रैंक इंजरी कोई नाम है उसका जो उनको हुई है। और यूजुअली जब वो स्पोर्ट्स में एथलीट्स को होती है तो एक सीज़न यानी कि एक साल ऑलमोस्ट गायब रहना पड़ता है, उससे रिकवर करना पड़ता है। लेकिन ये एजे आके खुद बता रहे हैं ट्विटर पे कि उनको एग्जैक्टली क्या इंजरी हुई है। यूजुअली रोहित हम देखते हैं कि जब डब्ल्यूडब्ल्यू में कोई सुपरस्टार इंजर्ड होता है एक स्टेटमेंट आती है, या तो कुछ आता है कि भाई ये बंदा आउट हो गया है, इंजर्ड हो गया है। क्या ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो जो स्टेटमेंट आती है डब्ल्यूडब्ल्यू की वो मोस्टली तब आती है जब वो स्टोर लाइन हो, और अभी कोई स्टेटमेंट नहीं आई तो मतलब हम मान लें रियली इंजरी है? देखो, वैसे तो डब्ल्यूडब्ल्यू देखते हुए बहुत साल हो गए, लेकिन बिल्कुल चिपक के घुस के सोशल मीडिया इंटरनेट पे भी सारी चीज़ों को जिस तरीके से फॉलो किया है। डब्ल्यूडब्ल्यू की वेबसाइट पे जब भी कोई चीज़ आती है तो मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि वो हमेशा स्टोरी लाइन एंगल ही होता है। वो कई बार मैंने ऐसा भी देखा है कि वो रियल लाइफ में भी वो चीज़ होती है, मतलब वो रियल एक सिचुएशन है। लेकिन एजे स्टाइल्स के केस में कुछ मतलब इसको कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि कोई बंदा ऐसा भी कब करता है कि वो ट्विटर पे आके रिप्लाईज कर रहा है, लोगों को बता रहा है, और रिप्लाई के भी फिर रिप्लाई कर रहा है। तो ये थोड़ा-सा अजीब लगा। या तो ये भी हो सकता है कि ये सच में इतनी रियल थिंग है कि एजे स्टाइल्स नहीं चाहते कि इसके बारे में कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन फैले, तो इसलिए वो खुद ही उन चीज़ों को एड्रेस कर रहे हैं। तो और ये एक बहुत मतलब ऐसी बात थी एजे के लिए, क्योंकि फैंस इतने टाइम से वेट कर रहे थे कि एजे स्टाइल्स फाइनली वापस आए। डब्ल्यूडब्ल्यू ने अनाउंस किया कि नेक्स्ट वीक एजे वापस आएंगे, और पहले ही मैच में हो जाए तो चलो हम मान लेते हैं एक सेकंड के लिए कि एजे जो बोल रहे हैं वो सच है और वो इंजर्ड है। रोहित, तो जो करंट सिचुएशन को हम असेस करेंगे, कितना डिसअपॉइंटिंग है ये। ऑलमोस्ट वैसा ही हो गया जब फिन बैलर टाइटल जीतते ही रिलिंक्विश कर दिया और फिर जिंदगी में कभी मौका नहीं मिला कुछ करने का ढंग का। क्या एजे स्टाइल्स को उस डायरेक्शन में लेके जा रहा है? एक तो देखो, लोग एक्साइटेड भी इतना थे ना एजे स्टाइल्स को लेके कि भाई अभी बंदा वापस आ रहा है, अब एकदम से इसके साथ कुछ अच्छा होना चाहिए, सब कुछ उनका फेस टर्न भी हो गया था, तो लगा तो था प्लान्स हैं। लेकिन अब इनकंसिस्टेंट जो फिर से हो गए हैं। देखो, ये इंजरी वाली सिचुएशन के ऊपर तो हम जितना ही बात करेंगे, बस ये स्ट्रेच 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 यही आगे होती जाएगी, इस पर कुछ क्लैरिटी मिल ही नहीं सकती। और हम ये जो एपिसोड में बात भी करने वाले हैं, इसीलिए ये कोई आपको रेसलमेनिया 41 का प्लान नहीं बता रहे, या फिर ये नहीं बता रहे कि यार क्या उस शो पे जाके वो करेंगे। ओवरऑल ये एजे स्टाइल्स का फ्यूचर क्या है डब्ल्यूडब्ल्यू में, उसी सिचुएशन के ऊपर है। बिल्कुल। और मैं यहाँ पे बोलूँगा कि एजे स्टाइल्स यार, जबकि रोहित ने बोला स्टार्टिंग में ग्रैंड स्लैम चैंपियन है, लेकिन एक ग्रैंड स्लैम चैंपियन कंफर्म करने के लिए एक बार हमें भी विकीपीडिया खोलना पड़ा। इसका मतलब ये है कि हमको ऐसा भी लगता नहीं है अंदर से हम फुलफिल्ड नहीं है एज डब्ल्यूडब्ल्यू फैंस की एजे ने सब कुछ कर लिया है। हमको ऐसा लगता है कि एजे स्टाइल्स बहुत कुछ कर चुके हैं। तो इससे पहले कि हम बढ़े और बात करें कि डब्ल्यूडब्ल्यू ये बड़ी कर रही थी एजे स्टाइल्स को, बुकिंग उनकी आगे क्या हो सकता है सब हम डिस्कस करेंगे। लेकिन क्या ऐसा लगता है कि एजे स्टाइल्स रोहित खुद के करियर में अभी सेटिस्फाइड है डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर? अभी जब इस एज में कोई सुपरस्टार, कोई रेसलर पहुंच जाता है ना, तो वो दो तरीके से चीज़ों को देखता है। एक तो वो बंदा कि भाई चल मेरा सब कुछ हो लिया, मेरे को ठीक है, मेरे को बस पैसे वैसे आने चाहिए, थोड़ा बहुत जो भी लाइव शो में कभी जाना होगा, लाइव इवेंट में, तो वो जाके मैं वर्क कर लूँगा। किसी सुपरस्टार को ओवर करना है तो वो मैं कर लूँगा। और वो बंदा स्टिल इतना पॉपुलर है कि चाहे वो कितनी मैचेस हार जाए, वो हमेशा जब भी आएगा शोज़ पे तो वो टिकट्स, वो एरिनास ईजिली सेल कर सकता है, वो डब्ल्यूडब्ल्यू को पैसे कमा के दे सकता है। लेकिन उसका दूसरा ऑपोजिट होता है रैंडी ओर्टन,
जिसको आज भी फ़र्क पड़ता है कि उसका लास्ट मैच किससे होना चाहिए, उसका आने वाला करियर क्या है, वो ये बोलता है कि मेरा भी प्लान्स बहुत ज़्यादा बड़े हैं। और अगर मैं एजे स्टाइल्स के बारे में बोलूँ तो मुझे वो रैंडी ऑर्टन की कैटेगरी में ही फ़ॉल करते हुए दिखते हैं, क्योंकि ये मैं अपने मन से अपने वर्ड्स नहीं बोल रहा। मैंने खुद उनको किसी एक इंटरव्यू में बोलते हुए सुना था और इससे ज़्यादा क्लैरिटी से कोई बंदा बोल नहीं सकता। उन्होंने बोला मुझे उस लेवल का हील बनना है कि डोमिनिक मिस्टीरियो से ज़्यादा मुझे लोग नफ़रत करें, उससे ज़्यादा मेरे ऊपर हीट आए। तो अगर कोई बंदा ये स्टेटमेंट दे रहा है तो मैं ये तो नहीं मान सकता कि उसका डन हो चुका है सब कुछ। लेकिन अलग ये बात फिर लगी कि अब एक स्मैकडाउन के लिए भले वो था, लेकिन उनका फेस टर्न हो गया। इसीलिए भी मुझे लग रहा है कि वो शायद कहीं स्टोरी भी ना हो आपस में लिंक। बाय द वे, बस मैं बीच में बोलना नहीं चाह रहा था इतने टाइम से, लेकिन एजे स्टाइल्स की एज है 47 अभी मैंने कंफर्म किया, और रैंडी ऑर्टन है 44 के। तो अब ये बात भी है कि एजे स्टाइल्स ने पहले भी कभी कभार ये बातें बोली हैं कि भाई देखो, जो मैंने करना था मैंने कर लिया, अब मेरे को जो है ऐसा एक्सपेक्टेड नहीं है कि मैं कुछ बहुत एक्स्ट्रा करूँगा, बट लेकिन मैं इस एटमॉस्फेयर से भी गायब नहीं होना चाहता, तो जब तक खींच सकता हूँ खींचूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, रोहित ने जो बात बोली वो परफेक्ट है। अगर रैंडी ऑर्टन जैसी थिंकिंग ना भी हो ना सुपरस्टार की, कि आने वाले 2 साल में मुझे ये XYZ चीज़ें अचीव करनी है, मुझे नहीं लगता कि ऐसे WWE सुपरस्टार जो इतने साल उस प्रोफेशन को दे चुका है, वो सिर्फ पैसे लेके खुश है। अंदर से कहीं ना कहीं वो चीज़ है कि जब उनको लड़ने का मौका मिलेगा, फैंस के सामने वो जाएंगे। और ये बात नहीं मैं बुला सकता कि वो यही साल का बैकलैश पेपर व्यू है जहाँ एजे स्टाइल्स ने दिखाया था कि किस लेवल पे वो है, जब फ्रांस के क्राउड ने पूरा कैमरा शेक कर दिया था भाई, एजे स्टाइल्स को इतना सपोर्ट वहाँ पे मिल रहा था। उस लेवल पे एजे स्टाइल्स को लोग कंसिस्टेंटली नहीं देख पा रहे। तो क्या इस समय हम ये बोल सकते हैं रोहित, क्योंकि अब बुकिंग पे आना चाहूँगा, एजे को इतने टाइम से लोग कह रहे थे वापस लेके आओ, जापान में तो लड़ रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है, WWE क्यों नहीं ला रही, और जैसे ही अब स्मैकडाउन पे ज़रूरत पड़ी तो एजे स्टाइल्स को वापस ले आए। तो क्या ये मजबूरी थी कि अब स्मैकडाउन पे लाना पड़ रहा है एजे को वापस, की जल्दी 3 घंटे की शायद वो होने वाली है, या फिर एक्चुअल रियल प्लान्स थे एजे के साथ कुछ करना चाहिए उनको? अब जो मैं बात बोलने वाला हूँ, हो सकता है बहुत सारे लोगों को वो अग्री ना करें, डिसअपॉइंट हो या फिर कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये मेरे बिल्कुल ऑनेस्ट थॉट हैं जो कि मैं ट्रिपल एच की बुकिंग को लेके सोचता हूँ। और जिस तरीके से बॉबी लैशली भी कंपनी से गए, मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि 45 ईयर्स से ऊपर कोई भी बंदा चला जाता है तो ट्रिपल एच का फोकस उस बंदे से पूरा ही हट जाता है। नो मैटर उस बंदे ने कितना अचीव किया है, वो कितना बड़ा ड्रॉ है, उन सारी चीज़ों को वो साइड में लगा देते हैं। उनका शायद बहुत ज़्यादा ही फोकस है फ्यूचर स्टार बनाने के लिए। जैसे विंस के बुकिंग में हमने ये चीज़ देखी थी, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल होगा गोल्डबर्ग का। जैसे वो गोल्डबर्ग को लेके आए थे, पता था भाई ये बंदा 10 साल तो नहीं दे सकता बिल्कुल भी कंपनी को, लेकिन फिर भी वो शॉर्ट टर्म के लिए उन्होंने बिजनेस बनाने के लिए, फैंस को शॉक करने के लिए, किसी भी एस्पेक्ट में से देख के बोलो, उन्होंने वो चीज़ करी थी। लेकिन ट्रिपल एच वो शॉर्ट टर्म में चीज़ कभी देखते ही नहीं है, और इस वजह से मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि भले ही एजे स्टाइल्स को लेके प्लान ऐसा हो जाए या फिर कुछ भी तरीके से चीज़ें चले, लेकिन एंड में जब सारी चीज़ें ट्रिपल एच के पास से ही जानी है तो क्या वो चीज़ देखते हैं एजे स्टाइल्स में? और अगर ऐसा नहीं है तो मुझे कोई ये भी एक्सप्लेन कर दे कि अगर बॉबी लैशली कंपनी से जा सकते हैं तो फिर एजे स्टाइल्स क्यों नहीं? तो मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि रियल इंटेंशन नहीं थी ट्रिपल एच की कभी भी एजे को वापस लाने से पहले भी कि इसको एक्चुअल में पुश करना चाहता हूँ, सिर्फ कहीं ना कहीं सोशल मीडिया या फिर फैन प्रेशर की वजह से, या फिर जैसे कि मैं कह रहा हूँ स्मैकडाउन 3 घंटे की होगी तो बंदे चाहिए भाई एक्स्ट्रा भरने के लिए, तो एजे को भी वापस ले आओ। चलो, इसका क्या इस तरीके से एक्चुअली सोचा जाता है ऐसे सुपरस्टार के बारे में जो एजे स्टाइल्स है, बिकॉज इज वन ऑफ वन? वही सेम चीज़ मैं बॉबी लैशली के लिए भी बोलूँगा, इसलिए आई थिंक मैंने बॉबी लैशली वाले एग्जांपल रखा, क्योंकि वो भी एक ही बंदा है भाई। तुम बॉबी लैशली को बोल दो, भले ही बहुत सारे लोग बोलते भाई क्या ही है, लेकिन अगर उसका पूरा करियर उठा के देखोगे जो कि पता नहीं 15-20 सालों से भी ऊपर से चल रहा है, तो वही सेम स्टेटमेंट मैं बॉबी लैशली के लिए भी बोलूँगा। और यहाँ पे जो मेरे को सबसे मेन सिमिलरिटी ये भी नहीं लग रही कि भाई कोई बंदा कितना पॉपुलर है, मेरे लिए है भाई बॉबी लैशली भी एक पूरा पका पकाया माल था, उसके साथ तुम कुछ भी कर सकते थे। लेकिन WWE या फिर ट्रिपल एच ने जब उनको, और भाई बहुत सारे लोग बोलेंगे यार ट्रिपल एच के हाथ में हर चीज़ नहीं होती, लेकिन एटलीस्ट उनके हाथ में ये तो है कि वो किस सुपरस्टार को अपने बुक्स में रखना चाहते हैं कि वो उनको चला सके स्टोरी में। तो फिर मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि एक्चुअल में है क्या। लेकिन अगर मैं ट्रिपल एच वाला एंगल इसमें घुसा ही रहे हैं हम, तो क्या हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि ट्रिपल एच ठीक है कहीं ना कहीं, बिकॉज जितने भी बंदे 45 प्लस हैं ऑब्वियसली उनकी बॉडी ज़्यादा एज्ड है, जो कि रोमन रेस फॉर एग्जांपल 39 के हैं अभी, तो कंपैरेटिवली उनके चांस ज़्यादा इंजर्ड होने के, वो उतने बम्प्स नहीं ले सकते, उतने जल्दी मैचेस नहीं दे सकते, टॉप पे ज़्यादा देर तक और नहीं रह सकते। तो एज अ प्रोमोटर या फिर ट्रिपल एच जिसको सब संभालना है, क्या उसके लिए वो चीज़ बेटर नहीं है कि ऐसे बंदों को बुक उतना अच्छे से ना करा जाए? ये नहीं बोलूँगा कि कहीं जगह ही ना दी जाए शो पे, लेकिन जब एजे और बॉबी जैसे बंदों की नाम होती है, बॉबी का क्लियरली यही कहना था कि मुझे क्रिएटिवली कुछ अच्छा नहीं मिल रहा, इस वजह से मैं जा रहा हूँ यहाँ से, तो कई बार वो खुश नहीं होते, वो बॉबी लैशली अपने आप को एक बड़ा स्टार मानते हैं। लेकिन ट्रिपल एच के नज़रिए से देखा जाए
तो क्या ये चीज़ ठीक है? मैं भी इसी वजह से रैंडी ऑर्टन को भी वो मौका नहीं मिला। ये आई थिंक ट्रिपल एच के डिफेंस में एक बात हो सकती है सही, लेकिन मेरे ख्याल से इतना बढ़िया हमने काफ़ी सारे लेजेंड्स का करियर देखा। सबसे बड़ा नाम मैं अंडरटेकर का ही लूँगा, जो कि भाई उस पॉइंट तक जाके भी लड़े जब शायद किसी बंदे के लिए चलना फिरना भी मुश्किल हो, और वो टाइम से वो आके हैं जब डब्ल्यूडब्ल्यू के प्रोटोकॉल्स भी इतने स्ट्रिक्ट नहीं होते थे। तो ये एक एक्सक्यूज़ के वे में आई थिंक अ गुड रीज़न। लेकिन अगर मैं इसको प्रैक्टिकली देखूँ तो ये सुपरस्टार जितने प्रोफेशनल है, मेरे ख्याल से ये बंदे 50 के ऊपर जाके एक बार को सोचेंगे कि हाँ अब कैसे करना है। और इवन एजे स्टाइल से तो ये वो रीज़न है जो ट्रिपल एच तब बोलेंगे जब उनको प्रमोशन दी जा रही है टीकेओ की तरफ से और उनका इंटरव्यू लिया जा रहा है। ट्रिपल एच से पूछेंगे कि तूने इन बंदों का यूज़ क्यों नहीं किया है, ये तो बहुत बड़े सुपरस्टार हैं। तो ये वो आंसर है जो मैंने दिया है। ऑब्वियसली ये वही आंसर है। मतलब ठीक वही मैंने बोला ना, एक्सक्यूज की तरह इसको बनाया जा सकता है, इसमें कोई पिक नहीं कर सकता कि क्या ये गलत है फिर सही। लेकिन मेरे ख्याल से हमको इस चीज़ के ऊपर फोकस नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये तो उनकी साइड है, ये उनको चलानी है। अगर हम एजे स्टाइल्स को अब देखें डब्ल्यूडब्ल्यू में, और यही हमारा आज का पोल भी है भाई, अभी हम इस चीज़ के ऊपर तो आएंगे, लेकिन पहले आप अपने जो एक्सपर्ट ओपिनियन है वो हमें ज़रूर बताना भाई, कि आपको लगता है कि अभी बेस्ट एजे स्टाइल्स का वर्जन आना बाकी है। और जब मैं बेस्ट वर्जन की बात कर रहा हूँ तो उसके अंदर मैं उनका यूएस टाइटल रन भी गिन रहा हूँ, उसके अंदर मैं उनका डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियनशिप के साथ रन भी गिन रहा हूँ, मैं सारी चीज़ें कंसिडर कर रहा हूँ। आई थिंक 2 टाइम्स के वो हैं डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियन, तो क्या इससे बेस्ट कुछ आना है? बट अब आयुष अगर हम देखें तो मैं अभी भी मतलब अगर आज से 1 साल बाद मैं सुनूंगा इस पॉडकास्ट को, पता नहीं क्या बोलूंगा, लेकिन स्टिल रैंडी ऑर्टन से मेरी उम्मीदें हैं। भले ही ट्रिपल एच सोचें 40 के हैं, 45 के हैं, फिर क्या है। और मुझे ये भी लगता है कहीं ना कहीं कि कुछ भी हो जाए, मर्जी जो भी कुछ हो जाए, इतने बड़े इतने अच्छे सुपरस्टार का एक करियर इस तरीके से तो एंड नहीं होगा भाई। और ये इंजरी है भी, चाहे भले ही 1 साल के बाद आ रहे हैं, या फिर 6 महीने बाद आ रहे हैं, या फिर कोई स्टोरी नहीं है अगली 2-3 स्मैकडाउन में आ रहे हैं, फिर जो भी हो रहा है, एक प्रॉपर बिग एंडिंग तो बाकी है उनके लिए। जैसे हम जॉन सीना को देख रहे हैं, उनका तो पूरा फेयरवेल टूर ही अनाउंस हो गया है। यही बात मैं आने वाला था कि भाई रैंडी ऑर्टन, एजे स्टाइल्स जैसे सुपरस्टार्स के बारे में बात करें जो भी हमें पता है कि अपना करियर डब्ल्यूडब्ल्यू में ही ख़त्म करेंगे। अब वो टाइम चला गया कि ये लोग कहीं और जा रहे हैं, वो सब छोड़ो, कभी हुआ तो हुआ, लेकिन मेन जो उनका करियर है वो डब्ल्यूडब्ल्यू में ख़त्म होगा। तो जब जॉन सीना जैसा सुपरस्टार, तो जॉन सीना जैसा है भी नहीं बोल रहा मैं, जॉन सीना, लेकिन अगर पूरा साल उस बंदे को ऐसे मार्केटिंग एंगल से एक रिटायरमेंट टूर दिया जाता है, तो रैंडी ऑर्टन और एजे स्टाइल्स जैसे बंदे एटलीस्ट अपना एक फाइनल रन तो डिजर्व करते हैं, जहाँ पे उनको अगर टाइटल वाइटल नहीं भी जितवाना तो एक मेन स्ट्रीम में तो रखो, जहाँ पे भाई हर बार वो बड़ी स्टोर लाइन्स का पार्ट बन रहे हैं, बड़े तरीके से अपना करियर खत्म करें। आई डोंट थिंक ट्रिपल एच जाके एजे को बोलेंगे भाई देख तेरे को मैं एक बड़ी स्टोरी में डालने वाला हूँ, और एजे बोलेंगे नहीं यार अब उम्र हो गई, अब छोड़ो, ऐसे नहीं करूँगा। तो मेरा क्वेश्चन है अभी ये आएगा कि ये जो करंट सिचुएशन एजे स्टाइल्स की है, ये दो में से किसी एक डायरेक्शन में जा रही है। या तो ये एजे स्टाइल्स का करियर है खत्म, बिकॉज अगर इस पॉइंट पे 1 साल उनको और बैठना पड़ता है साइड लाइन, वापस आएंगे क्या सिचुएशन होगी आई डोंट नो। लेकिन दूसरी तरफ आती है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बिगेस्ट सेल कि हो सकता है इंजरी का जो कि रियल ना हो, और रिटायरमेंट तो फेक करी इस बंदे ने, उसके लिए आगे माफ़ी मांगी और अब इंजरी फेक कर दी। तो रियल में कोई बेबी फेस टर्न नहीं हुआ है, ये अभी भी हीली। वही मैं अभी जो बातें बोल रहा हूँ वो इसी हिसाब से बोल रहा हूँ कि आज से 6 महीने बाद भी जाके कोई बंदा इसको सुने तो वो उसके लिए भी रेलिवेंट हो। लेकिन क्योंकि अभी ये इंजरी वाली सिचुएशन ही ऐसी है, और अगर मैं डॉट्स कनेक्ट करूँ कि बंदा बोल रहा है यार कि मैं तो डोमिनिक मिस्टीरियो से ज़्यादा हीट लेना चाहता हूँ, फिर उसने आके एक गुड गाय वाला इंप्रेशन भी डाल दिया, लेकिन उसने उससे पहले अपनी फेक रिटायरमेंट भी करी थी। तो क्या पता है सारी स्टोरी लाइन का ही पार्ट है। कभी एजे स्टाइल्स का गुड गाय जैसा टर्न कुछ हुआ ही नहीं था, वो तो सिर्फ एक स्मैकडाउन के शो के लिए उन्होंने फिर से फैंस के साथ खेलने की कोशिश करी थी। और अभी एजे स्टाइल्स के बहुत बड़े प्लान्स हैं। और जब मैं एजे स्टाइल्स के बारे में सोचता हूँ तो मैं टीएनए के बारे में भी सोचता हूँ। और एक चीज़ अभी जो कि लगता है कि होराइजन पर है, वो है डब्ल्यूडब्ल्यू और टीएनए का कुछ तो एक और बिगर कोलैबोरेशन। अभी एनएक्सटी के लेवल तक वो चीज़ें हो रही हैं, लेकिन अगर स्टोरी लाइन आगे जाके कुछ एंगल ऐसा है कि टीएनए और डब्ल्यूडब्ल्यू किसी बड़े लेवल पे, किसी पीएलई जैसे लेवल के लिए भी कुछ कोलैबोरेशन कर रहे हैं, तो बेस्ट पॉसिबल आई थिंक जो 2 एंडिंग हो सकती है यहाँ पे एजे स्टाइल्स के लिए, वो एक तो है कि उनको वर्ल्ड चैंपियन फिर से हम देखें, जो कि सारे फैंस देखना चाहेंगे। लेकिन अगर क्यों ना स्टोरी लाइन ऐसी, और आई थिंक ये चीज़ अगर डब्ल्यूडब्ल्यू करके एजे स्टाइल्स का रिटायरमेंट करती है तो इससे बढ़िया, क्योंकि टीएनए के अंदर अपना सबसे बड़े टाइम तक, या हम डब्ल्यूडब्ल्यू से बाहर देखें तो उन्होंने बहुत अपना नाम बनाया था। तो अगर कुछ स्टोरी ऐसी है कि भाई टीएनए और डब्ल्यूडब्ल्यू का कोलैबोरेशन है, टीएनए को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डब्ल्यूडब्ल्यू में होते हैं, फिर पता नहीं कुछ भी स्टोरी हो सकती है। तो वो एक बेस्ट पॉसिबल थिंग होगी जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू अपने टीएनए के कोलैबोरेशन से भी निकाल सकती है। यानी कि टीएनए चैंपियनशिप के लिए एजे स्टाइल्स लड़ रहे हैं, अपना फाइनल मैच भी हो सकता है वो उनका, लेकिन मे बी डॉल्फ जिगलर, आई डोंट नो, निक नेमेथ, इनमें से किसी एक के अगेंस्ट। और वो पूरी जो राइवलरी हिस्ट्री है टीएनए के साथ, उसको रियल फॉरबिडन डोर मतलब लोग बोलेंगे उसको अगर ये हो गया। लेकिन
ये एक ऐसी चीज़ है जो कि आउट ऑफ द ब्लू है, जो कि एजे स्टाइल्स भी शायद कभी सोचेंगे नहीं कि मैं इस तरीके से अपना करियर खत्म करूंगा, बिकॉज ग्रैंड स्लैम चैंपियन तो बन गए, लेकिन अभी रोहित ऐसा लगता है कि WWE में भी अगर हम ये TNA वाली पॉसिबिलिटी, बिकॉज थोड़ी हम कहेंगे कि चलो चांसेस कम है इसके होने के, अगर मान लो एजे स्टाइल्स को 2 साल और हैं और WWE में ही रहना है, तो क्या उस टाइम में कमबैक पॉसिबल है? क्या अभी भी इतना बड़ा कुछ किया जा सकता है और इतनी अच्छी स्टोरी लाइन दी जा सकती है? और अगर हाँ, तो क्या किया जा सकता है उनके साथ अब, और किसके सामने डाला जा सकता है? क्या फ्यूड, क्या टाइटल? सबसे बढ़िया बात जो एजे स्टाइल्स के लिए है भाई वो यही है कि ना सिर्फ वो हार्डकोर रेसलिंग फैंस, उनके साथ साथ वो जो कैजुअल फैंस हैं उनको भी अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि जिस भी बंदे ने प्रोफेशनल रेसलिंग को 15-20 सालों से फॉलो किया है, कभी ना कभी उसने एजे स्टाइल्स को तो अपनी टीवी पे देखा होगा ही, चाहे उसने डब्ल्यूडब्ल्यू के प्रोडक्ट को ट्यून किया हो या फिर ना किया हो, TNA देखी हो, कोई और किसी भी टीवी पे उनको देखा हो, कहीं ना कहीं एजे स्टाइल्स हमेशा ही दिखते रहे हैं। इवन डब्ल्यूडब्ल्यू के पास 2002-3 के आसपास भी उनको साइन करने का मौका था, लेकिन अपने फैमिली ऑब्लिगेशंस की वजह से उन्होंने वो चीज़ नहीं करी। तो इस वजह से ही मैं कह रहा हूँ कि वो एक जो फाइनल, इसको तो मैं बेट लेना भी नहीं बोलूंगा भाई, ये बिल्कुल ऑब्वियस है। जैसे तुमने जॉन सीना के पूरे फेयरवेल टूर को मार्केट किया, ऑब्वियसली जॉन सीना की अपील बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो ना सिर्फ अब रेसलिंग फैंस को अट्रैक्ट करते हैं, बल्कि वो पूरे ग्लोबल ऑडियंस को ही अट्रैक्ट करते हैं। अभी मैं उनकी ट्विच पे कोई स्ट्रीम देख रहा था भाई, उस पर पता नहीं 3 लाख के आसपास तो ट्विटर पे ही लाइक्स और थे। कौन नहीं चाहेगा कि उस जॉन सीना के रिटायरमेंट टूर का भी पार्ट एजे स्टाइल्स एजे कहीं ना स्टाइल्स कहीं बने? यही चीज़ है जो 2025 में डब्ल्यूडब्ल्यू को करनी चाहिए, क्योंकि एजे स्टाइल्स और जॉन सीना की हमने फ्यूड देखी है एजे स्टाइल्स के डब्ल्यूडब्ल्यू में आने के बाद भी, और ये एक ऐसी फ्यूड थी जिसको ड्रीम फ्यूड का नाम दिया था और इसने डिलीवर भी किया था। और लोग अब भी कहते हैं कि लास्ट जो बेस्ट मैच था जॉन सीना का डब्ल्यूडब्ल्यू में, वो एजे स्टाइल्स के साथ ही था। तो भाई पॉसिबिलिटी तो यहाँ पे एंडलेस है। डब्ल्यूडब्ल्यू किसी भी तरीके से जो भी स्टोरी लाइन देगी एजे स्टाइल्स, मुझे लगता नहीं कहीं कहीं पे भी वो फेल होंगे। और एजे स्टाइल्स वो बंदे हैं जो कि रे मिस्टीरियो की तरह, बिल्कुल कि भाई ये बंदा बूढ़ा हो गया लेकिन लगता नहीं है, थोड़े से लिमिटेड किए मूव सेट्स एजे स्टाइल्स ने, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं लगता कि लैग कर रहे हैं इन रिंग एबिलिटी में। और माइक पर तो भाई कोई सवाल क्या ही बनता है उन पे। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई चैंपियनशिप देखी जाए तो एजे स्टाइल्स इस चीज़ में इतना नहीं सोचेंगे कि मुझे मिड कार्ड टाइटल क्यों मिल रहा है, मुझे वर्ल्ड चैंपियन बनाओ। ये गोल्डबर्ग नहीं है भाई जो आके बोलेगा मुझे WWE चैंपियन बना दो। आई डोंट थिंक एजे स्टाइल्स खुद भी एक्सपेक्ट कर रहे होंगे इस पॉइंट पे कि मेरे को चैंपियनशिप दी जाएगी, वो मेन बंदा बनाया जाएगा कवर पे WWE के। लेकिन जिस भी स्टोरी में एजे हैं वो स्टोरी अपने आप बढ़िया बन जाएगी। आई थिंक कोडी रोड्स के बाद LA नाइट और ये सारी चीज़ें जो देखने को मिली बहुत अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट करी गई थी। और मैं एक फाइनल चीज़ एजे के कैरेक्टर के बारे में ये बोलूँगा कि मुझे कभी ऐसा लगता नहीं है बाहर से देख के कि एजे बहुत ऐसा बंदा है जो मेहनत करता है, अपने कैरेक्टर पे ऊपर वर्क करता है। लेकिन ये भी बोलूँगा कि कभी ऐसा लगा नहीं कि एजे का कैरेक्टर बेकार दिखा टीवी पे। तो ये इससे मुझे लगता है कितना नेचुरल है सब। एजे स्टाइल जैसे ही रैंप पे एंट्रेंस करते हैं उस पॉइंट से लेके जब तक वो एग्जिट नहीं करते, ये बिल्कुल एफर्टलेस जो वर्ड है वो ऐसा लग रहा है एजे स्टाइल्स के लिए बना है, क्योंकि कभी फिनोमिनल। एफर्टलेस, फिनोमिनल, द फिनोमिनल वन, जो भी बोलना हो भाई, वो एजे स्टाइल्स को नाम नहीं दिया गया, वो सच में वो है। और बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा भाई ये कुछ ज़्यादा ही अप्रिशिएट किया जा रहा है एजे स्टाइल्स को, जो कि शायद इतना अवेयर नहीं है। क्योंकि मैं भी अगर कोई 2020 में देखेगा बोलेगा अरे तो ओमोस के साथ ही तो था बस, और उन्होंने किया क्या है, फिर ये इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन ही तो बना था शॉर्ट पीरियड के लिए। बट मैं इन सारी चीज़ों को बोलने के बाद भी, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू को एट द एंड बिजनेस से फर्क पड़ता, तो मुझे लगता नहीं है कि वो एजे स्टाइल्स के साथ बिना कुछ करे उनको छोड़ेंगे। एक वो फाइनल, वो एक जो स्वीट रन है उनको मिलेगा। और मैंने बॉबी लैशली को भी मेंशन किया, मुझे ये भी लगता है कि लास्ट जो बॉबी लैशली अपने करियर के एंड में करेंगे वो डब्ल्यूडब्ल्यू में आके ही करेंगे। और अगर एजे स्टाइल्स के लिए डब्ल्यूडब्ल्यू का एंड है तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि इंजरी है या सेल है या कुछ भी है, 2025 तो मेमोरेबल बनाने का पूरा मौका है डब्ल्यूडब्ल्यू के पास, कंसिडरिंग कि जॉन सीना भी वापस आ रहे हैं। बिल्कुल। और आई थिंक कि यहाँ पे जो पोटेंशियल है एजे स्टाइल्स के रिटर्न के बाद या फिर अभी अगर कभी भी वो वापस आते हैं तो बहुत ज़्यादा है। एंड होपफुली गाइज ये जो सुपरस्टार स्पॉटलाइट की सीरीज़ हमारी रहती है बहुत बढ़िया रहती है, और आने वाले कुछ दिनों में ही शायद आपको एक और एपिसोड इस सीरीज़ का मिल जाए, बिकॉज इतने सारे सुपरस्टार्स के अराउंड इंटरेस्टिंग चीज़ें चल रही हैं। तो अगर आपने यहाँ तक सुन लिया है इसको तो भाई बहुत ही बढ़िया है। स्पॉटिफाई पे आप सुन रहे हैं, फॉलो कर लो, रेट ज़रूर करो पॉडकास्ट को, हमारी हेल्प करता है। पोल में अपना वोट देना ना भूलें, और हम आपसे बहुत ही जल्द बात करेंगे इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ असली अखाड़ा।